Hello friends, welcome to this video. In this video, we will talk about some physical and chemical changes that take place in our surroundings. हम हर रोज़ ही अपने सराउंडिंग्स में कोई ना कोई चेंज देखते हैं. अब ये चेंज किसी एक सब्सटेंस को इन्वॉल्व करके भी हो सकता है और उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस को भी इन्वॉल्व करके हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी माताजी कभी आपसे कह दें कि आप शुगर को पानी में मिला के आप कोल्ड ड्रिंक बना के पी सकते हो, है ना. तो ये भी, इसमें भी कोई ना कोई चेंज हो रहा होगा. फिर जो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन था, जो आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, ये एक चेंज था. और उसी तरह से जैसे दही जमाई जाती है, मिल्क से दही आपका बनता है, ठीक है, तो उसमें भी कोई ना कोई चेंज हो रहा होगा. समटाइम्स मिल्क बिकम सोर, अब दूध कई बार खट्टा हो जाता है, उसमें भी कोई ना कोई चेंज होता है, ठीक है. तो सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ आल्सो अ चेंज. अब जो आप रबर बैंड आप यूज़ करते हो कई बार, तो उसको जब आप स्ट्रेच करते हो तो वहाँ पे भी एक कोई ना कोई उस जो है चेंज को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अब ऐसे ही कुछ चेंजेस को आपको सोचना है और उसकी एक लिस्ट आपको तैयार करनी है जो आपके आसपास में हो रहे हों. तो ये जितने भी चेंजेस आपके आसपास हो रहे हैं आपकी सराउंडिंग्स में, इनको ब्रॉडली अगर हम डिफाइन करें तो ये बेसिकली दो टाइप्स में, इनको टू काइंड्स में रखा जा सकता है, जैसे फिजिकल और केमिकल. तो ये जो चेंजेस हैं हमारे, कोई उसमें फिजिकल चेंज होगा और कोई उसमें से केमिकल चेंज होगा. ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है. तो एक एक्टिविटी, इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ करके हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज कैसे होता है और उसमें क्या चेंज आता है जिसकी वजह से हम लोग उसको फिजिकल चेंज मानते हैं. तो यहाँ पे एक आपको पेपर ले लेना है, बड़ा सा पीस. ये मान लीजिए आपने एक पूरा पेपर का पीस ऐसे कुछ लिया था. फिर उसको 4 पार्ट्स में आपको कट कर लेना है. कुछ इस तरह से आपको 4 पार्ट्स में कट कर लेना है और एक पार्ट को, जो उसका लास्ट एक पार्ट होगा, उसको और 4 पार्ट्स में आपको इस तरह से कट कर लेना है. ठीक है. फिर एक टेबल पे आपको, जैसे आपका प्रायर आप जब लिए थे, आपने कागज़ आप लिया था, तो जिस तरह का कागज़ था उस तरह से आपको कुछ लगा के उसको रख देना है. अब ये तो ऑब्वियस है कि आप वापस से वही पेपर तो नहीं निकाल सकते इससे ना. जैसे आपने काटने से पहले लिया था पेपर, तो उस तरह का पेपर तो आपको नहीं मिल सकता. ठीक है. आप उसको किसी एडहेसिव लगा के आप उसको जोड़ भले सकते हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी. लेकिन यहाँ पे क्या कोई नई चीज़ फॉर्म हुई, ऐसा तो होगा नहीं, है ना. तो आपके जो चेंजेस थे यहाँ पे आपको दिखाई पड़े, लेकिन वो फिजिकली ही हैं. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे जो चेंज हुआ वो आपका फिजिकल चेंज था. अब एक नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी करके देखेंगे. इसमें आपको, जैसे आपके यहाँ अगर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड यूज़ होते हों, तो जो चौक से टीचर्स लिखते होंगे तो नीचे चौक डस्ट गिरता होगा. जब उसको रब किया जाता होगा डस्टर से, तो चौक डस्ट नीचे ज़मीन पे गिर जाता होगा. तो उसको आप इकट्ठा करके, या अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास, तो कोई चौक, उसको क्रश कर लिया आपने, ग्राइंड कर लिया, उसको पाउडर फॉर्म में ले लिया, और उसके बाद उसको थोड़ा सा उसमें पानी मिला के और डस्ट का एक पेस्ट बना लिया आपने. ठीक. अब इसको एक पेपर की सहायता से आप रोल करके, और जो है चौक के फॉर्म में कुछ रोल करके वैसे ही आप रख दीजिए सूखने के लिए. तो आपको देखेंगे कि आप वापस से चौक को बना सकते हैं. तो यहाँ पे भी एक फिजिकल चेंज आपने देखा. इसमें कोई नया चीज़ फॉर्म नहीं हो रही थी, बस उसके फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ ना कुछ, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी उसमें कुछ चेंज हो रहा था खाली. अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी ऐसे ही दी है कि आपने कोई आइस ले ली और आइस को जो है आपने मेल्ट करवा लिया. कहीं पे आपने धूप वगैरह में रख दिया तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा. उसके बाद उसको अगर वापस से आप फ्रीज़र में रख दोगे, उस जो मेल्टेड जो आइस थी आपकी, जो लिक्विड फॉर्म में आ गई, उसको आप वापस से अगर फ्रीजिंग किसी चीज़ में रख दोगे, रेफ्रिजरेटर में आपने रख दिया, तो वापस से अपना आइस के फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे भी ये शो होता है कि ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज हुआ आपका. फिर आपको एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है. ये आपने जैसे एक केतली वाला किया था, जिसमें केतली में आपने पानी को गरमाया था और वहाँ से पानी आपका निकल गया था, और जो आपने देखा था कि उसमें सॉल्ट जो है बच गया था, और पानी आपका ऊपर, आपने जो एक प्लेट रख रखी थी जिसके ऊपर आपने बर्फ़ रखी थी, वहाँ से कंडेंस होकर वाटर आपका अलग आ गया था. तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे आप जब पानी को बॉयल करते हो तो उसमें से स्टीम राइज होती है. ठीक है. उसमें से भाप आप देखते हो ऊपर उठती है. उसको अगर आप एक ऊपर प्लेट रख देंगे तो वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है हो जाएगी और वाटर आपका वहाँ पे कंडेंस हो जाएगा. तो यहाँ पर भी आपका, आप देख पा रहे होगे कि ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज हो गया. अब एक और आपकी एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है. इसमें हैक्सॉ की बात हुई है. हैक्सॉ क्या होता है? कुछ ऐसा आपने देखा होगा, जो आरी जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे कुछ होता है ना, जिसमें दोनों साइड में ऐसे छेद होता है लगाने के लिए, और ये इसमें यहाँ पे ऐसे शार्प
जो है ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, इसको कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की कोई आरी टाइप की आपको हैक्सॉ आपको ले लेनी है, ठीक है। अब इसको आप करेंगे क्या कि आप फ्लेम, जैसे आपने गैस को ऑन कर दिया और उसके ऊपर आप इसको रखेंगे, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हाँ, इसको आप कभी भी ऐसे डायरेक्टली हैंडल ना करें, क्योंकि फिर आपके हाथ में भी जो है आपका हाथ भी जल सकता है, ठीक है, क्योंकि गर्म चीज़ पे आप रख रहे हो सकता है आपका हाथ जल जाए। तो इसलिए इसको किसी की निगरानी में ही आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप इसको फ्लेम पे रखोगे तो आप देखोगे कि जो पार्ट इसका फ्लेम पे होगा वो धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें कलर का चेंज हो गया है, ठीक है। उसमें जो आपका कलर जो होगा वो मान लीजिए स्टील के कलर का आपको अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो अब वो लाल हो गया होगा या कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ब्राउन कलर का होगा तो लाल हो गया होगा, कुछ आपको इस तरह का दिखाई पड़ेगा उसके कलर में चेंज। अब जब इसको आप वहाँ से गैस से हटा लोगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही आप हवा में रख दोगे, थोड़ी देर जब कूल डाउन हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, तो आपको वापस से उसका कलर जैसा वो था वैसा ही फिर से आपको कलर दिखाई पड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो आपने ऊपर की दो एक्टिविटीज़ में देखा, एक्टिविटी 5.1 और 5.2 में, जिसमें एक पेपर को कट किया जा रहा था और एक पीस ऑफ चॉक को लिया जा रहा था। इनका जो है इनमें जो चेंज हो रहा था वो इनके साइजेस में हो रहा था, है ना, क्योंकि जब चॉक रब की गई तो वो अपने डस्ट के फॉर्म में आ गई थी और पेपर को कट करके आपने उसका साइज़ चेंज किया था। तो यहाँ पे इन दोनों एक्टिविटीज़ में आपके साइज़ में कुछ चेंज हो रहा था। फिर एक्टिविटी 5.3 और 5.4 में जो आपका वाटर था उसकी स्टेट चेंज हो रही थी, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ऐसा कुछ उसके स्टेट में चेंज हो रहा था। फिर एक्टिविटी 5.5 में आपने हैक्सॉ में देखा कि उसके कलर में कुछ चेंज हो रहा था हीट करने पे उसको। तो जैसा कि आपको मालूम है, जो शेप होता है या साइज़ होता है किसी चीज़ का, या कलर होता है या किसी सब्सटेंस का स्टेट होता है, वो जो है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, ठीक है। इसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं किसी सब्सटेंस का, जो उसका शेप हो गया, साइज़ हो गया, कलर हो गया, या उसका स्टेट हो गया, गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में कैसा है, तो ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब जब इस फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई उसमें चेंज अगर आता है तो उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग फिजिकल चेंज कह देते हैं। अब ये जो आपका फिजिकल चेंज होता है ये जनरली रिवर्सिबल होता है, ठीक है। आपने जैसे देखा ये कलर आपने इसका चेंज हुआ था, फिर वापस से जब कूल डाउन हुआ तो उसका कलर आपका चेंज होकर वापस से दिखाई पड़ गया। पेपर को आपने जोड़ दिया, वापस से आपका जो है आपको पेपर मिल गया, ठीक है। अब प्रॉपर्ली वो चीज़ नहीं मिली थी लेकिन आपको मिल गई वापस से। इलास्टिक आपने जैसे अपने गेटिस खींची अगर, और वापस से अपना जो है अपनी शेप में आ गई, तो उसका साइज़ में कुछ चेंज हुआ लेकिन वापस से वो आ गई, आपको मिल गई। फिर चॉक भी आपने जैसे किया वो भी आपको मिल गई। तो ये सब आपने देखा कि ये रिवर्सिबल हैं, ये दोबारा से अपने स्टेट में पहुंच सकती हैं। ये रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, जो मैंने आपको ये बता रखा है इस क्लास में, जो रिवर्सिबल चेंज होते हैं वो वापस से अपने स्टेट में आ सकते हैं, और जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो वापस से अपने फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, उसमें कोई नया चीज़ फॉर्म हो जाएगी और वो पुरानी स्टेट में अपने नहीं जा पाएगा। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। अब हम लोग दूसरी तरह का चेंज देखते हैं जिसको हम लोग केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। अब इस तरह के चेंज का जो आप एक एग्जांपल देखते रहते हो अक्सर, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन पे रस्ट लग जाता है, वो एक तरह का केमिकल चेंज होता है। इससे आप लोग काफ़ी फैमिलियर होते हैं। फिर इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। जब आप किसी आयरन पीस को कहीं बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो जहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होती है, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाता है, उसकी फिल्म आ जाती है, ठीक है, कुछ ब्राउन कलर का आपको दिखाई पड़ने लग जाता है उस आपके आयरन पीस के ऊपर। तो उसी को हम लोग रस्ट कह देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये फॉर्म होता है उसको हम लोग रस्टिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने गार्डन वगैरह गए होंगे, पार्क गए होंगे, तो वहाँ के आयरन गेट्स में आपने देखा होगा कि रस्टिंग हो जाती है, काफ़ी उसमें रस्ट दिखाई पड़ता है, ब्राउन ब्राउन सब्सटेंस आपको दिखाई पड़ता है। फिर आपने घरों में भी जो शॉवेल्स वगैरह या अपने खुरपे और ये सब चीज़ें जो गार्डनिंग के लिए आप यूज़ करते हो, जो लोहे की बनी होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि कुछ रस्टिंग जैसा आपको दिखाई पड़ता होगा। ये यहाँ पे देखिए फिगर में पुराना एक दिखाया गया है, इन सब जगह पे ये देखिए एक तसले टाइप का दिया हुआ है जो पुराना है। तो ये भी आयरन का बना हुआ है, इसमें भी आपकी रस्टिंग हो रखी है। यहाँ पे जितनी चीज़ें लोहे के आयरन की रखी हुई हैं ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही ओपन छोड़ दी गई हैं, इसलिए इसमें रस्टिंग हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रस्टिंग हो जाती है। अब एक चीज़ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि ये आयरन ही है, आयरन में ही रस्ट लगा है तो ये आयरन का ही एक वही चीज़ है, मतलब ये आयरन ही है खुद में।
लेकिन ऐसा नहीं है, रस्ट अलग होता है, आयरन अलग होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। जो रस्ट होता है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ना कि वो खुद आयरन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को करके देखेंगे जिसमें कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा। अब जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई आपका केमिकल चेंज हो रहा होगा, इसी वजह से वहाँ पे कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। क्योंकि आपने फिजिकल चेंज में देखा लास्ट में कि कोई भी उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इसीलिए उसको हम लोग फिजिकल चेंज की तरह जानते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी एसिड से, बेस से आप अगर डील कर रहे हैं किसी केमिकल लेबोरेटरी में है तो बिना किसी के निगरानी के आप कोई भी काम ना करें। और यहाँ पे जैसे हम लोग ये मैग्नीशियम के एक रिबन को लेने जा रहे हैं, इसको जला के देखेंगे तो इसको आप इसको देर तक आप देखें ना, इसको नेकेड आइज से भी ना देखें। अगर उसमें कुछ आप ऐसा कुछ प्रोटेक्टिव लेयर अगर बीच में रख सकते हैं जिसके थ्रू आप देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और किसी ना किसी बड़े किसी के गाइडेंस में अगर आप करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको ये नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, तो एक आपको पतली सी एक थिन स्ट्रिप आपको ले लेनी है, किसकी, रिबन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, इसकी आपको एक थिन स्ट्रिप ले लेनी है। अब इसका एक टिप को, एक छोर को, ऐसा कुछ रिबन अगर मान लीजिए है तो इसका एक छोर को आपको सैंड पेपर से आपको घिस देना है। सैंड पेपर क्या करता है कि ऊपर की इसकी लेयरिंग जो है हटा देगा जो भी होगी। ठीक है, तो एकदम प्रॉपर फाइन उसका जो है अंदर का जो पार्ट होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम की जो आपने रिबन लिया या थिन स्ट्रिप ली, इसको आपको ऐसे कुछ सैंड पेपर से घिस देना है एक साइड पे, और उसको फिर जो है जो आपने टिप घिसी है उसको एक कैंडल की तरफ, कैंडल फ्लेम की तरफ लेके आना है। जब आप ऐसा करोगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा तेज वाइट लाइट के साथ, ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ वो जलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये देखिए कितना, इस फोटो में ही कितना लग रहा है कि कितनी ब्राइट लाइट है ये। तो इस तरह से कुछ ये जलेगा। अब ये जब पूरी तरीके से जल जाएगा तो ये पीछे अपने पाउडरी ऐश छोड़ देगा। ठीक है, जब ये पूरी तरीके से जल जाएगा तो जलने के बाद इसमें कुछ राख बच जाएगी, पाउडरी ऐश होगा वो। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। अब क्या ये जो ऐश बची है ये आपका क्या, इस जो आपने मैग्नीशियम रिबन लिया था, स्ट्रिप ली थी थिन, तो ये क्या इसकी तरह से दिखाई पड़ रही है आपको? नहीं, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि वो पाउडरी ऐश पूरी तरीके से वो चेंज हो चुका है पाउडरी ऐश में। ठीक है, तो द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी इक्वेशंस हैं ये मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं हैं, ये आपको रिवर्स करके आप वापस से पीछे नहीं लेके आ सकते हो इनको। तो इसकी जो इक्वेशन आपने देखी यहाँ, जो मैग्नीशियम ये जला तो ये मैग्नीशियम हो गया, प्लस उसमें ऑक्सीजन आपने देखा था ना, अपने जो कंपोनेंट ऑफ एयर होते हैं उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो बर्निंग को या किसी चीज़ के जलने को और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन, अगर कहीं पे अगर आग जल रही है तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे आग बढ़ सकती है। ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहे हैं। तो कोई नई चीज़ यहाँ पे फॉर्म हो गई, इस तरह से आपने देखा। अब ये जो ऐश आपकी निकली थी इसको आपको लेना है और थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स कर देना है। फिर स्टिर द मिक्सचर, जो एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया है उसको अच्छे से आपको मिला देना है। फिर टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब आपने जैसे पिछले चैप्टर्स में देखा था लिटमस पेपर से कैसे आप एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस को चेक कर रहे थे, वैसे आपको कुछ इसको चेक करना है। फिर आप देखोगे कि क्या रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ या ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हुआ। तो रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वो मिक्सचर जो आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, या अगर ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वो मिक्सचर आपका एसिडिक होगा। अब आप ये करके और नीचे कमेंट में लिखिए कि ये जो आपने किया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका जो निकला, ये सॉल्यूशन निकला आपका, ये क्या है। ठीक है, ये इसको जब पानी के साथ आप मिला के एक सॉल्यूशन बना रहे हो जो ऐश को उसके, तो ये क्या एसिडिक है या बेसिक है, ये आप नीचे कमेंट में लिखिए। जब आपने ऐश को पानी में के साथ मिलाया तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, उसकी इक्वेशन को हम नीचे देख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने लिया और पानी ले लिया H2O। ठीक है, तो इससे बना क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, जो आपने देखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका क्या था, एंटासिड्स के तरह से यूज़ हो रहा था ना किसी एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपने ऊपर एक
ऐश जो आपकी फॉर्म हुई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुई थी, और आपने नीचे जब उसको पानी के साथ मिला दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपकी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो इस तरह से दो सब्सटेंस आपके यहाँ पे नए निकल के आ गए। फिर अब हम लोग एक्टिविटी देखते हैं दूसरी। इस एक्टिविटी में आपको एक ब्लू विट्रॉल चाहिए, ठीक है। ब्लू विट्रॉल होता है जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, केमिकल नेम इसका होता है। इसको हम लोग नीला थोटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ब्लू विट्रॉल ले लेना है, ठीक है। एक टीस्पून फुल आपको, एक चम्मच में आपको एक ये कॉपर सल्फेट आपको ले लेना है, और इसको किस में मिलाना है, एक कप में आपको वाटर ले लेना है। आपने जैसे एक टम्बलर ले लिया कुछ इस तरह से, उसको आधा अपने पानी से, इसको आपने आधा जो है अपने पानी से भर दिया, और उसमें आपने एक चम्मच भर पूरा जो है आपको कॉपर सल्फेट इसमें डाल देना है। फिर आप देखोगे कुछ आपको इसमें कलर दिखाई पड़ेगा। अब आगे आप इसमें जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपको जो डाइल्यूट होगी उसको आपको ले लेना है, और उसको कुछ फ्यू ड्रॉप्स इसमें आप ऐड करोगे जब, तो आप देखोगे कि ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ऐसे कुछ ब्लू कलर आपको दिखाई पड़ेगा। अब इसमें से थोड़ा सा आपको निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में अलग सेव कर लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा, मान लीजिए इसका सॉल्यूशन आपने अलग रख लिया, और एक बीकर में आपने दूसरी जगह पे जो बचा हुआ है उसमें आपने यूज्ड कोई ब्लेड इस तरह की हो गई उसको ले लिया, या आपने कोई नेल जो कील होती है उसको ले लिया, और उसमें इमर्स कर देंगे, आप डाल देंगे इसके अंदर। डायरेक्टली इसमें हैंड आप अपने टच मत कराएं, क्योंकि आप एसिड से डील कर रहे हैं, ठीक है, और किसी ना किसी के गाइडेंस में ऐसा काम होना चाहिए। तो आप जब देखोगे कि आपने शेविंग ब्लेड या नेल आप इसमें डालोगे, तो और आगे आप उसको आधे घंटे के लिए अगर वैसे ही छोड़ दोगे, तो आप देखोगे कि उसके कलर में कुछ ना कुछ आपको चेंज दिखाई पड़ेगा। अब ये चेंज आपको मेज़र करने के लिए कि हाँ कि ऐसा कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, जो आपने दूसरा एक टेस्ट ट्यूब में आपने ले रखा था सॉल्यूशन, उससे आप जब कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें कलर में कुछ ना कुछ चेंज आया है आपका। तो ये जो कॉपर सल्फेट था आपका सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये तो ब्लू कलर का था, और जब आपने ऐसा कुछ इसमें ये डाल दोगे, आप जब ब्लेड डाल दोगे, नेल डाल दोगे, तो ये ग्रीनिश कलर का आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा आधे घंटे बाद, ठीक है। अब यहाँ से आप जब इस सॉल्यूशन से जब ब्लेड को निकालोगे, बाहर निकालोगे, तो आप देखोगे ब्लेड जो है आपका ब्राउन कलर की उसके ऊपर कुछ कोटिंग हो गई है, ठीक है। उसमें कुछ ब्राउन कलर का आपको दिखाई पड़ेगा उस ब्लेड के ऊपर। पहले जिस तरह से था उससे इसमें भी कलर में चेंज होगा, और ये आपका सॉल्यूशन भी ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, वो रिएक्शन आपकी जो हो रही है वो बेसिकली हो किस में रही है, कॉपर सल्फेट और आयरन में, ठीक है। जो आयरन इसमें नेल वगैरह में था, और जो कॉपर सल्फेट आपने ले रखा था उसके अंदर उनके साथ उनके आपस में कुछ रिएक्शन हो रही है। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब यहाँ पे एक नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, आयरन सल्फेट, वही इसके सॉल्यूशन के कलर को ग्रीनिश बना रहा है। और जो आपका इसके ऊपर ब्राउन कलर का आपको कोटिंग दिखाई पड़ रही है, वो क्या है, उसको हम लोग कॉपर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपर की कोटिंग इसके ऊपर दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रहा है। ये भी एक नया सब्सटेंस हुआ। तो आपने देखा कि आयरन सल्फेट और कॉपर, ये दो नए सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हुए। अब इसकी रिएक्शन को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया आपने ब्लू, प्लस आयरन, आपने जैसे ही उसमें आयरन डाला, आपने आधे घंटे बाद उसको रखा और देखा, तो आपने क्या पाया कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन वहाँ पे बन रहा था, ये ग्रीन कलर दे रहा था इसको, और साथ में आपकी ब्लेड के ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जा रही थी, जिसकी वजह से आपको ब्राउन कलर उसका दिखाई पड़ रहा था। फिर अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। अब इन सब एक्टिविटीज़ में आपने पिछली जो देखा है, इसमें कुछ ना कुछ नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो आगे भी ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग करके देखेंगे जिसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा। जो जहाँ पे भी नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे होंगे वो सब एक केमिकल चेंज होंगे, ठीक है। उनमें कोई ना कोई केमिकली चीज़ें चेंज हो रही होंगी, कोई रिएक्शन हो रही होगी, जिसकी वजह से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा, ठीक। तो ये फिजिकल चेंज नहीं होंगे, ये केमिकल चेंज होंगे। तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको एक एसिड ले लेना है और एक बेस ले लेना है। जो आपका विनेगर होगा, है ना, एसिटिक एसिड जिसमें होता है प्रेजेंट, तो एक विनेगर आपने ले लिया एक चम्मच में भर के, और एक किसी सॉल्यूशन को आपको बनाना है जिसमें आपको एक पिंच बेकिंग सोडा जो बेस होता है आपका, ठीक है, उसको ले लेना है और उसमें उसको डाल देना है। अब ये जो दोनों आप आपस में मिलाओगे तो आप देखोगे कि उसमें कोई हिसिंग साउंड, हल्की सी कुछ उसमें साउंड आपको सुनाई पड़ेगी। ये साउंड होती क्या है रियलिटी में, यहाँ पे
बबल्स जो गैस जो निकलती है उसमें से, वही इस साउंड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बबल्स आपको दिखाई पड़ेंगे, उसमें से गैस पास हो रही होती है लगातार, तो उसी वजह से आपको ऐसी हीसिंग साउंड सुनाई देती है वहाँ पे। आपने ये पढ़ रखा है अपने जो लास्ट चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन वाली आपने चीज़ देखी थी, जिसमें कोई ना कोई सॉल्ट फॉर्म हो रहा था किसी एसिड और बेस के मिलने से। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये विनेगर हो गया आपका एसिड और बेकिंग सोडा हो गया बेस, इसके मिलने से आपका ये हीसिंग साउंड निकल रही है, गैस के फॉर्म में कुछ निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गैस के फॉर्म में चीज़ निकल रही है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ठीक है, अब इसको आपको पास करना है किसी लाइम वाटर के सॉल्यूशन में। ठीक है, कुछ ऐसा आपको सेटअप बनाना है। ये देखिए, ऐसे आपने यहाँ पे ले लिया, ये विनेगर और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन आपने ले लिया, और ऊपर से एक फॉक लगा के इसको बंद कर दिया, और इसमें से एक ऐसे कुछ ट्यूब लेके आपको दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आपको डाल देनी है, जिसमें प्रेजेंट है लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर यहाँ पे आपने ले रखा है, तो इसमें आपको इसकी गैस डायरेक्टली इसमें पास करवानी है। ये जो गैस है आपकी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देखिए, है ना, तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पास करानी है इस सॉल्यूशन में। तो जब विनेगर और बेकिंग सोडा मिलेगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे फॉर्म हो रहा है गैस, और कोई अदर सब्सटेंस आपका फॉर्म होगा। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब जो आप आगे इसमें जो लाइम वाटर में ले जाओगे उसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी गई और लाइम वाटर वहाँ प्रेजेंट ही था, CaOH का ट्वाइस, है ना। इससे आपका निकलेगा क्या, इट बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3, ये आपका नया सब्सटेंस यहाँ पे भी फॉर्म हो गया, और पानी साथ में, है ना। तो ये आपके नए सब्सटेंस फिर से यहाँ पे फॉर्म हुए कुछ। ठीक है, ऐसे रिएक्शन से, और यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, इसकी वजह से आपका ये जो होगा सॉल्यूशन आपका लाइम वाटर का, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की आपको दिखाई पड़ने लगेगा, सफ़ेद दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ सॉल्यूशन से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है या नहीं निकल रही है। ठीक है, तो जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं लाइम वाटर से, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। वही उस लाइम वाटर को मिल्की में आपको सफ़ेद दिखाई पड़ने लग जाता है लाइम वाटर, उसी वजह से। ठीक है, तो द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है चेक करने का कि उसमें उस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, निकल रही है या नहीं निकल रही है। अब इस चीज़ को आप लोग आगे के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में जो है आप देखोगे कि कैसे हम लोग जो अपना एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को, जो इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और जो एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। उसको प्रूफ करने के लिए हम ऐसा ही कुछ चीज़ यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आपने देखा जो एक्टिविटीज़ 5.6 और 5.8 में, 5.6 से लेके 5.7 और 5.8 तक आपकी जो चेंज हो रहे थे, उसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। आपकी एक्टिविटी 5.6 में ऐश बन रही थी, है ना, जब मैग्नीशियम को जलाया जा रहा था, हवा के कांटेक्ट में जैसे वो आ रहा था, तो वहाँ पे ऐश फॉर्म हो रही थी, एक नया सब्सटेंस था। फिर एक्टिविटी 5.7 में आपने देखा कि आयरन सल्फेट और कॉपर जो ब्लेड के ऊपर लग जा रहा था वो फॉर्म हो रहा था, वहाँ पे ये नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे थे। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज। फिर कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। ठीक है, जो आपका कॉपर था वो डिपॉजिट हो जा रहा था आयरन ब्लेड के ऊपर। फिर इन एक्टिविटी 5.8 आपने देखा कि विनेगर और बेकिंग सोडा को आपने जब आपस में मिलाया तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे गैस फॉर्म हो रही थी, और वही जो लाइम वाटर था उसको मिल्की में कन्वर्ट कर दे रही थी उसका कलर। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा ना, कौन सा था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से यहाँ पे भी कोई नया सब्सटेंस आपका फॉर्म हो गया। तो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अब जिस भी चेंज में कोई एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। अब जो केमिकल चेंज होता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, जो केमिकल चेंज होता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं। ये जो केमिकल चेंज होते हैं ये हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। जितने भी नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो किसी ना किसी केमिकल चेंज का ही रिजल्ट होते हैं। फिर जैसे हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे अगर ले लें तो डाइजेशन ऑफ फूड देखा था, वो भी जो अपनी बॉडी में डाइजेशन होता है फूड का, वो भी कोई ना कोई फिक्स आपका केमिकल चेंज होगा। फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, वो भी आपका केमिकल चेंज का एक पार्ट है। फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जिससे ड्रिंक्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, तो वो भी एक केमिकल चेंज का ही पार्ट है। ये सभी जो है आपके केमिकल चेंज की वजह से हो रहे हैं। अब जो मेडिसिन आपकी बनती है वो भी एक फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी
केमिकल रिएक्शंस को जब कंडक्ट किया जाता है तो उसका एंड रिजल्ट जो होता है उसी को हम लोग मेडिसिन बोल देते हैं। और जो आपके प्लास्टिक्स वगैरह आप यूज़ करते हो या डिटर्जेंट्स घर में जो यूज़ करते हो, ये सभी भी केमिकल रिएक्शंस ही करा के आपके बनाए जाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाई स्टडिंग केमिकल चेंजेस। जो भी नए मटेरियल्स अगर कोई डिस्कवर किए जाते हैं तो उनके केमिकल चेंजेस को स्टडी करके ही किए जाते हैं। अब किसी केमिकल चेंज में आपने देखा कि कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट तो फॉर्म हो ही रहा था, उसके साथ ही साथ कोई कुछ केमिकल चेंज और उसमें हो रहे होंगे साथ साथ। अब वो क्या है, जैसे हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, है ना। आपने जैसे और न्यूट्रलाइजेशन वाले में जिसमें सॉल्ट फॉर्म हो रहा था आपने देखा था, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, वो हीट कर रहा था टेस्ट ट्यूब आपकी, ठीक है। तो वहाँ पे हीट आपकी इस तरह से निकल रही थी, या लाइट के फॉर्म में हो सकती है या किसी अदर रेडिएशन के फॉर्म में, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसके फॉर्म में आपकी निकल सकती है हीट जो है बाहर, या आपके इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर, वो आपको बाहर से ठंडा फील कराएगी आपकी टेस्ट ट्यूब। फिर हिसिंग साउंड आपकी प्रोड्यूस हो रही थी, वो भी आपने देखा। फिर अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। आपने जैसे कंपोस्ट मेकिंग की थी, वर्मी कंपोस्टिंग की थी, उसमें आपने देखा था कुछ ना कुछ स्मेल थी, या किसी चीज़ की रॉटनिंग के लिए आपने देखा था उसमें प्रॉपर रॉट हो रहा है तो कोई स्मेल बच रही नहीं बच रही, तो इस तरह से कुछ ये स्मेल भी उसमें जो है एक फॉर्म प्ले करती है आपके केमिकल चेंज में। फिर कोई कलर चेंज अगर हो रहा है वो भी केमिकल चेंज का एक हिस्सा हो सकता है। फिर अगर कोई नई गैस फॉर्म हो रही है, कोई भी गैस फॉर्म हो रही है वहाँ पे, तो वो भी एक केमिकल चेंज का जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसके साथ साथ ये भी एक चीज़ हो सकती है इन सब चीज़ों में से, ठीक है। तो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपने देखा मैग्नीशियम के रिबन को जलाना एक जो है केमिकल चेंज था। फिर बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। जितनी भी चीज़ आप जलाते हो, है ना, जितनी भी कोई भी सब्सटेंस आप अगर जला रहे हो तो वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है। जो आप कैंडल का एग्जांपल आपको मैंने बताया था ना, कैंडल जब जल रही होती है तो किस तरह का चेंज होता है, तो ऐसा कई कॉम्पिटिशंस में पूछ लिया जाता है, तो ये एक केमिकल चेंज होता है। वहीं पे अगर वो मेल्टिंग पूछ ले कि कैंडल की मेल्टिंग क्या होती है, तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज, क्योंकि उसमें फिजिकल उसके साइज में कुछ अंतर आ रहा होगा, ठीक है। तो जब कहीं जलना अगर आ जाए कि हाँ कोई चीज़ जल रही है तो उसमें केमिकल चेंज प्रेजेंट होता है। बर्निंग इज ऑलवेज एकम्पनीड बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब बर्निंग होगी तो साथ साथ उसके कोई बिल्कुल हीट जो है प्रोड्यूस हो रही होगी। जो आप लोग पटाखे जलाते हो, है ना, जो एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स आप जब उनको जलाते हो तो वो भी वहाँ पे भी आप एक केमिकल चेंज देखते हो, वहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है जिसकी वजह से आपका हीट, लाइट और साउंड आप देखते हो निकलती है। और अनप्लीजेंट गैसेस भी होती हैं जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ करना आपके लिए सेफ़ नहीं होता, आपको फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा नहीं जलाने चाहिए, ठीक। फिर हम लोग आगे देखेंगे, जब आपका खाना जो है सड़ जाता है ना, फूड गेट्स स्पॉइल्ड, इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। उसमें से भी कुछ गंदी बदबू आती है, आपको कुछ बदबू टाइप फील होती है, तो इसको क्या हम लोग केमिकल चेंज कह सकते हैं। अब इसमें अगर स्मेल आ रही है तो क्या इसको हम लोग केमिकल चेंज कह सकते हैं? बिल्कुल, है ना। यहाँ पे कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो ये भी आपका एक केमिकल चेंज हो गया। अब आप कोई एप्पल आपने कट किया, उसको अगर आप तुरंत कंज्यूम नहीं करते हो, इमीडिएटली आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आप देखोगे कि उसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, कुछ आपको चेंज उसका कलर दिखाई पड़ता है। अब सेम ही चीज़ आप किसी फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल के साथ भी कर सकते हो, या फिर किसी पोटैटो या ब्रिंजल के कट पीस के साथ आप स्लाइस के साथ उसके करके देख सकते हो, उसमें कोई ना कोई उसके कलर में चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जो चेंज हो रहा है ये किसी ना किसी न्यू सब्सटेंस के फॉर्म होने से हो रहा है, इस वजह से ये भी केमिकल चेंजेस हुए। अब आपने चैप्टर 4 में देखा था, आप न्यूट्रलाइजेशन जब कर रहे थे रिएक्शन, तो उसमें आपने देखा था किसी एसिड को आप बेस के साथ मिक्स कर रहे थे, तो वहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन थी, क्या वो केमिकल चेंज थी? बिल्कुल थी। वहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा था, है ना, तो कोई नई चीज़ की फॉर्मेशन हो रही थी, इस वजह से वहाँ पे भी आपका केमिकल चेंज हुआ। अब आपके एटमॉस्फेयर में भी जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, वो आपके जो सन से आ रही होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, अगर वो नीचे आ जाए तो आपको वेरियस डिजीजेस कर सकती है, आपकी स्किन डिजीज जो होती है इसकी वजह से हो सकती है। तो इसको रोकती है आपकी जो ओजोन लेयर है, ओजोन की जो परत है जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रेक डाउन हो जाती है किसमें? ऑक्सीजन में। जो आपकी ओजोन होती है उसको हम लोग O3 से डिनोट करते हैं, और जब ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है तो उसको O2 कह देते हैं, ठीक है। तो वो ब्रेक डाउन होके उसको एब्जॉर्ब करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, और जो है ब्रेक डाउन हो जाती है ऑक्सीजन में। तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ओजोन से तो डिफरेंट है ही है, तो क्या इसको हम लोग जो ब्रेकिंग डाउन है ओजोन का, उसको हम लोग केमिकल चेंज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए वो जो कुछ कह रहा है, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो क्या फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज है? बिल्कुल, ये भी एक केमिकल चेंज का पार्ट ही है। फिर पहेली ने क्या कहा कि जो हम लोग डाइजेशन होता है हम लोगों का, वो भी एक केमिकल चेंज का ही एक पार्ट है, उसको भी हम लोग केमिकल चेंज की तरह ही जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या चीज़ कैसे होता है, ये हम लोग प्रॉपरली यहाँ पे देखेंगे। अब आप आयरन से जानते ही हो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ब्रिजेस हो गए, शिप्स हो गए, कार्स, ट्रक, बॉडीज़, है ना, और बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत तरह के आयरन से बनाए जाते हैं। इस वजह से जो रस्टिंग होती है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च इसमें आ जाता है, ठीक है, क्योंकि रस्टिंग काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है इन सब जो यूज्ड इसमें आयरन है उसको। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसको हम लोग इस फॉलोइंग इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं। आयरन जो होता है और साथ में जब उसके ऑक्सीजन मिल जाएगी और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वाटर, है ना, ये जब साथ में अगर मिल जाएंगे, आयरन को आप किसी एटमॉस्फेयर में ऐसे ओपनली छोड़ दोगे तो देखोगे वहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट होगा अगर, तो वहाँ पे ये रिएक्शन होगी और रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रस्ट है क्या? आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, ये आपकी परत एक बन जाएगी आपके आयरन के ऊपर, ठीक है, तो उसी को हम लोग रस्ट बोल देते हैं। रस्ट आयरन नहीं होता है, अभी आपको मैंने बताया था। तो इस तरह की एक परत बन जाती है आयरन ऑक्साइड की, उसी को हम लोग रस्ट कह देते हैं। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी रेस्टिंग की प्रोसेस होनी है तो उसमें ऑक्सीजन भी उतना ही इसेंशियल है और वाटर या वाटर वेपर उतना ही इसेंशियल वो भी है। इनफैक्ट अगर वहाँ पे अगर वाटर वेपर थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो और ज़्यादा फास्ट कर देगी आपके जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसको, और ज़्यादा तेज़ कर देगी और तेज़ी से आयरन की चीज़ें रस्ट होंगी। तो इस जो रस्टिंग है इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में ना आए, या दोनों के साथ में कोई प्रेजेंस में वो आयरन का जो आपका जो भी चीज़ है वो आए ना, है ना। एटमॉस्फेयर में ऐसे कुछ आयरन जो होगा वो आपके ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में साथ में ना आए। या फिर उसमें एक कोट कर देंगे आप पेंट का। पेंट से आप देखते होंगे लोहे की चीज़ों को पेंट कर दिया जाता है तो उससे वो उसमें रस्टिंग नहीं होती, बहुत दिनों तक चल जाता है, काफ़ी दिनों तक। फिर उसके अलावा आप लोग उसमें ग्रीजिंग कर सकते हो, अगर ग्रीस उसमें लगा दोगे तब भी आपकी चीज़ बच सकती है। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसको हम लोग रेगुलरली, आपने पेंट देखा होगा ना, रेगुलरली आप कई साल जो है करवाते रहते हो, हर जैसे 1-2 साल के ऊपर आप जो है कराते रहते हो। जहाँ पे जैसा मॉइस्चर का कंटेंट होगा, जिस तरह से रस्टिंग हो रही होगी उस तरह से आप लोग पेंट रेगुलरली कराते होगे उसको बचाने के लिए। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। अब और भी एक तरीका हो गया कि आपने क्रोमियम की एक लेयर को डिपॉजिट कर दिया या जिंक की एक लेयर को डिपॉजिट कर दिया। इससे होगा क्या कि ये डिफरेंट मेटल्स जब आप डिपॉजिट कर दोगे तो ऊपर जो ऑक्सीजन आपकी रिएक्ट कर रही होगी या मॉइस्चर आपका रिएक्ट कर रहा होगा वो पहले इनसे रिएक्ट करेगा, क्रोमियम से या जिंक से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। और जो जिंक की कोटिंग होती है, ठीक है, जो डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। जब हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। जो हम लोग के घरों में, अब तो खैर प्लास्टिक के पाइप्स यूज़ होते हैं, जो पुराने टाइम में आयरन के पाइप्स यूज़ होते थे वो गैल्वेनाइज्ड ही रहते थे। जो पानी के लिए जो घरों में आयरन के पाइप्स यूज़ होते थे जिसके थ्रू टैप वाटर आता था, वो गैल्वेनाइज्ड पाइप्स होते थे, इसीलिए उनमें रस्टिंग नहीं होती थी। अब आपने शिप्स को देखा होगा, शिप्स का भी कुछ ना कुछ पोर्शन जो है पानी के अंदर रहता है या ऊपर भी जो रहता है उस पर छिट्टी आती रहती है पानी की, तो सॉल्टी वाटर होता है। और सॉल्टी वाटर और ज़्यादा रस्ट फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, उसको फास्ट कर देता है। उसकी रस्ट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको सॉल्ट वाटर जो होता है वो और फास्ट कर देता है। तो इसलिए आपने देखा होगा शिप्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसकी वजह से मॉनेटरी लॉस बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बियर होता है लोगों को, भले ही वो पेंटेड क्यों ना हो, फिर भी उसमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उसको बार बार उसके किसी ना किसी पोर्शन को हर साल ही किसी फ्रैक्शन को शिप के आयरन के उसको चेंज करना ही पड़ जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस वहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो स्टेनलेस स्टील होता है आपका, वो आयरन को कार्बन और किसी मेटल के साथ मिक्स करके, जैसे मेटल में क्या क्रोमियम, निकेल या मैग्नीज के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। इस वजह से इसमें रस्ट नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील में रस्ट इस वजह से नहीं लगता है। अब आप आगे क्या देखेंगे, जो रस्टिंग, अच्छा जो रस्टिंग है आपकी, ये यहाँ पे कोई ना कोई नया जो आयरन ऑक्साइड आपकी फॉर्म हो रही थी ना, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था, इसलिए ये एक केमिकल चेंज था, ठीक है, इसको हम लोग केमिकल चेंज कह देते हैं।
अब जो आप आगे पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन अभी आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है। आगे मैं पढ़ाऊँगा उसके बाद। आपने क्लास 6 में जैसे पढ़ा था कि सी वाटर से कैसे आप जो है सॉल्ट के क्रिस्टल्स को निकाल रहे थे, है ना, तो वो कुछ क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपके निकलते थे, आपको दिखाई पड़ते थे, लेकिन वो प्रॉपर आपको क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको दिखाई नहीं पड़ते थे, है ना। कुछ हल्के फुल्के आपको क्रिस्टल्स जैसे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन प्रॉपर एक क्रिस्टल की तरह आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस देयर सॉल्यूशन। अब इनके सॉल्यूशन से आप कोई लार्ज जो है क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन को कर सकते हो वहाँ पे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस से आप किसी लार्ज क्रिस्टल को, जो सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हो, उसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कह देते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अभी आपको यहाँ पे बता ही दिया गया कि क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो एक फिजिकल चेंज होता है। अब आगे देखेंगे। आपको एक बीकर में पानी ले लेना है, ठीक है। एक कप आपने पानी ले लिया एक बीकर में, फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है। कोई भी एसिड्स को इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए, जो केमिस्ट्री लैब की चीज़ें हैं, आप हमेशा किसी ना किसी के गाइडेंस में आप ये सब काम करिए, ठीक है। तो आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अपने जो पानी ले रखा है उसमें डाल दिया। अब इसके बाद आप इसको हीट कर दीजिए। जो पानी आपने लिया है उसको आप हीट कर दीजिए, और जब आप देखेंगे कि हल्के से उसमें बुलबुले उठने लग जाएं, जब वो बॉइलिंग होना शुरू हो जाए उसका जो पानी है, तो उसमें आपको धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर जो है डालते रहना है। हल्का हल्का उसमें आप कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहिए, और साथ ही साथ उसको कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहिए, उसको मिलाते रहिए, मिक्स करते रहिए। ऐसा आप तब तक करोगे जब तक और ज़्यादा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, पाउडर है, वो और ज़्यादा उसमें पाउडर मिलाया नहीं जा सकता। तब तक, जब तक वो डिज़ोल्व हो सकता है, तब तक आप उसको मिलाते रहोगे लगातार, कॉन्टिन्यूसली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फ़िल्टर कर देना है सॉल्यूशन को, और फिल्टर करके उसको आप लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। अब जब वो कूल हो रहा हो तो उसको बिल्कुल भी छेड़िए मत, बिल्कुल हिलाइए मत। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद आप देखोगे जब, तो उसमें देख पाओगे कि क्रिस्टल्स जो है उसमें फॉर्म हो चुके होंगे। जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी देर और आप वेट कर लेंगे तो आपको वहाँ पे क्रिस्टल्स दिखाई देने लग जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये ऐसा कुछ सॉल्यूशन था, इसमें आपको ये इस तरह के कुछ क्रिस्टल्स आपको फॉर्म होते हुए दिखाई पड़ेंगे। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब आपने इस चैप्टर में बढ़िया तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंजेस को देख लिया है, कैसे फिजिकल चेंज कैसे हो रहा था और केमिकल चेंज कैसे हो रहा था। अब जो आपके सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है उसको आप लोग ट्राई कीजिए ऑब्जर्व करने की, क्या वो जो है फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है। अब आगे आपका समरी में क्या है, चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। आपने पढ़ ही लिया, फिजिकल या केमिकल चेंज होते हैं, दो तरह के चेंज होते हैं। फिर फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होते हैं, इस वजह से उसको हम लोग फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे उसके साइज़ में, शेप में, कलर में, है ना, इन सब चीज़ों में जो चेंज होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोल देंगे। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और ये जो चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। जनरली ये रिवर्सिबल होता है। और जो आपके केमिकल चेंज होते हैं उसमें कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म होगा। एक से ज़्यादा भी नए सब्सटेंस बन सकते हैं या एक सब्सटेंस बनेगा। सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब किसी सब्सटेंस को आपको उसके प्योर फॉर्म में अगर निकालना है तो उसको क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा ना, कॉपर सल्फेट को उसके प्योर फॉर्म में कैसे निकाला जा रहा था, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस करा दी गई, और वहाँ से आपके प्रॉपर जो प्योर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो वहाँ से आपको मिल गए। अब आपको यहाँ पे नीचे देखना है कि क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो आपको देखना है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या थी, ये आपकी एक केमिकल चेंज थी, है ना। फिर डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये क्या था, ये फिजिकल चेंज था। फिर बर्निंग ऑफ कोल, कहीं भी बर्निंग हो रही थी तो वो क्या थी, केमिकल चेंज थी। फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बताया मैंने आपको, फिजिकल चेंज था। फिर बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, यहाँ पे उसके शेप को चेंज किया जा रहा है, शेप साइज को, तो ये भी एक फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी आपको बताया मैंने, केमिकल चेंज वो भी होता है, ठीक है। अब आगे आप लोग ट्रू फॉल्स देखिए। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेज इज अ केमिकल चेंज। क्या जो किसी लकड़ी को आप जब काटते हो उसके पीसेज में, तो क्या वो केमिकल चेंज है? नहीं, जाहिर सी बात है, वो तो ऐसा तो है नहीं, तो वो फॉल्स हो गया ये सेंटेंस आपका। फिर फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। क्या
जो मैन्योर फॉर्म हो रहा था लीव्स से, जो कंपोस्ट आप बना रहे थे, तो क्या वो फिजिकल चेंज था? नहीं, उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा था, है ना। तो ये भी फॉल्स है आपका सेंटेंस। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजली। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है ना। फिर आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, ये तो बिल्कुल गलत है, आपकी बुक में ही साफ साफ दिया था। फिर कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। कंडेंसेशन जो हीट की जो स्टीम की है वो तो फिजिकल चेंज ही तो है, उससे आप वापस से पानी निकाल ले रहे थे ना, तो केमिकल चेंज नहीं होता है वो, बिल्कुल सही बात है ये। फिर आगे आप लोग देखेंगे, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे भरा जाएगा। फिर द केमिकल नेचर ऑफ बेकिंग सोडा इज, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम आप कई बार आपके चैप्टर में आ चुका है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हम लोग कह देते हैं, उसका केमिकल नेम। फिर 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर, आप ग्रीस कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, ऐसे उसके मेथड्स हो गए। और जिंक की कोटिंग को आप गैल्वेनाइजेशन कह दे रहे थे, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स की कोटिंग की जाती है इसके ऊपर। फिर चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। फिर चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड, जब नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाएंगे तो वहाँ पे केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक फैक्ट दिया है, ये भी हम लोग देख लें। जो मेहरौली का पिलर होता है, जिसको आप लोग मेहरौली पिलर के नाम से जानते हो, है ना, ये आयरन का एक पिलर है, ठीक है। ये कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है आपका दिल्ली में, वहाँ पे ये आपका प्रेजेंट है। इसकी हाइट आपकी जो है वो 7.21 मीटर्स है, 23 फीट करीब करीब ऊंचा है आपका। और ये गुप्ता पीरियड का कॉन्स्ट्रक्ट माना जाता है कि गुप्ता पीरियड में कॉन्स्ट्रक्ट हुआ था। किसके थ्रू? चंद्रा उसमें नाम आता है, तो कई लोग मानते हैं कि चंद्रगुप्त, जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। अब ये चंद्रगुप्त आपके कब थे? करीब करीब 375 से 415 AD के आसपास की बात है ना। तो ये करीब करीब 1600 साल पहले ये बना था, है ना। अब इसमें खास बात यह है कि आज तक इसमें जो है बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं हुई। आपने अभी नाम इसका पढ़ा कि ये आयरन का पिलर है, ठीक है, ये जो पिलर है आपका ये आयरन का बना हुआ है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इतने साल, 1600 साल बीत जाने के बाद भी इसमें ज़रा सा भी रस्टिंग नहीं हुई। ये हम लोगों के भारत की नॉलेज को शो करता है कि बताइए 1600 साल पहले भी ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग के यहाँ प्रेजेंट थी इंडिया में कि इस तरह का आयरन बनाया गया, जो आज भी देश विदेश से लोग आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं इसको चेक करने के लिए कि कैसा ये आयरन है जिसमें बिल्कुल भी रस्टिंग हुई ही नहीं इतने सालों में, जरा सी भी। तो ये वैसे का वैसे ही आपको दिखाई पड़ता है अभी भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।